देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम पहले 2024 के अंदर, 23 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं कि e की पावर 4x के अंदर एक इक्वेशन होती है 4 डिग्री की इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल क्या है, e की पावर x है यहाँ पे। तो मान लो हम इसको e की पावर x को एक बार बच्चों y मान लेते हैं या t मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y की पावर 4 माइनस वाई क्यूब हो जाएगा ना। और ये बच्चों माइनस के 4 वाई स्क्वेयर और माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। ये सारी बातें पहले हमने कर चुके हैं हम। वाई स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो ये वाई स्क्वेयर बचेगा, ये वाई बचेगा, ये माइनस 4, ये माइनस 1 बाय वाई, और फिर बच्चों क्या बच जाएगा, 1 बाय वाई स्क्वेयर बच जाएगा। और फिर वाई स्क्वेयर और 1 बाय वाई स्क्वेयर वाली टर्म को मर्ज कर लो, और वाई और 1 बाय वाई दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, और माइनस क्या हो गया, 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप उसके बाद क्या करते थे, वाई प्लस 1 बाय वाई को क्या पुट करेंगे, कोई टी पुट कर लो। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और y और 1 बाय वाई तो कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर क्या होगा बोलो, टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना, ये प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस इसको हमने क्या पुट किया, टी माइनस 4 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक 3 और एक -2, 3 और -2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो टी के अंदर क्वेश्चन नहीं था ना हमारा, तो टी को दोबारा से वाई से रिप्लेस कर दो। टी 3 और टी कितना है, -2। अच्छा, टी को क्या लिख दो फिर, वाई प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 3, और वाई प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू -2। लेकिन देखो, अभी मैं इसको सोल्व करूंगा आगे, बट ये बताओ बच्चों, वाई क्या था अपना, e की पावर x था ना। तो e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। e की पावर x जब हमेशा पॉजिटिव होता है तो फिर ये इसका रेसिप्रोकल के साथ ऐड होकर बच्चों नेगेटिव कैसे देगा, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। ये पॉसिबल है, 3 तो सम हो सकता है, निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा, y वाई स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 3। तो बच्चों ये आ गया वाई स्क्र माइनस 3 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि 3 प्लस माइनस √5/2। ये बच्चों क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। लेकिन हम तो क्या निकालना चाहते हैं, हम तो x निकालना चाहते हैं ना। तो y को दोबारा से क्या रिप्लेस कर दो, e की पावर x से, एक 3 प्लस √5/2 और एक 3 माइनस √5/2। और बच्चों दोनों तरफ क्या ले लो, लोग ले लो, तो ये तो x हो जाएगा, और ये लोग e 3 प्लस √5/2, और एक बच्चों लोग 3 माइनस √5/2 टू द बेस ई। ये दो सॉल्यूशन आ गए है ना। तो x की कितनी रियल वैल्यू आ गई बच्चों, एक ये और एक ये, दो इसके रियल सॉल्यूशन है। पहले हम ये सारे क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं 4 डिग्री वाले। सेम बच्चों ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, मैंने कंप्लीट सोल्व करके आपको दिखा दिया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा। ये बच्चों दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ये क्या होता है ना, इनफाइनाइट टर्म तक चलने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है बच्चों, आपको जो वैल्यू निकाल रखी है ना, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में बिठा लो कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। 4 में कोई पॉजिटिव टर्म आप ऐड कर रहे हो तो आंसर तो 4 से बड़ा आएगा ना, आएगा ना 4 से बड़ा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इस पूरी वैल्यू को आप क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, मान लिया। तो x इज इक्वल टू, अब आप ये देखा करो कि इसमें से देखो इनफाइनाइट टर्म तक चल रही है ये सीरीज, इसमें से कुछ टर्म को मैं हटा रहा हूँ। किसको हटाऊंगा, देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, 4 से। अब इसमें देखो कहाँ 4 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ 4 प्लस है ना, ये ना 4 प्लस। तो आप इसको एक बार सर्कल कर दो, कर दिया। अब आप ये बताओ, जो मैंने ये बॉक्स के अंदर बंद करी है पर्पल कलर से, क्या ये भी x है क्या, क्योंकि बच्चों ये भी तो x था, तो ये सेम ही तो है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, एक दो टर्म निकालने से कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। तो फिर x किसके इक्वल हो गया बोलो, 4 प्लस क्या क्या छोड़ा मैंने, देखो 1 अपॉन, ध्यान से लिखना है, 1/5 प्लस, अभी x नहीं है, अभी भी 1 अपॉन है ये, है ना। और इसको 1/1 के नीचे बच्चों जो ये पूरी टर्म है, इसको मैंने क्या माना है, x। बस x के अंदर ये इक्वेशन बन गई, और अब मैं क्या कर लूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा। अब तो आसान बन गया क्वेश्चन। ऊपर नीचे बच्चों x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5x प्लस 1। और अब 5x प्लस 1 ले लो एलसीएम, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस 4 प्लस x। और बच्चों अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और वो कितना हो गया, 21x प्लस में 4। तो ये हो गया बच्चों 5x स्क्र, और प्लस x होगा, है ना, और -20, तो -20x लिख दूं क्या। अब फैक्टर नहीं बढ़ेंगे इसके, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू निकाल लेते हैं x की, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac, तो माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा ये 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, है ना, और 2a यानी कि 10। तो अब आप क्या करो, ये हो गया 480, 480 को मैं 16 इंटू 30 लिख दूं क्या, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4, है ना, ये 4 बाहर आ गया, √30 अंदर छोड़ दो। अब 2 को ये तो सेपरेट डिवाइड कर दो, 20/10 कितना हो गया 2, और बच्चों 4/10 यानी कि 2/5,
√30, तो दो वैल्यू आ गई देखो, एक तो 2 प्लस ये प्लस का साइन ले लो 2/5 √30, और एक बच्चों 2 माइनस 2/5 √30। अब आप बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये चीज़ तो नेगेटिव है ना, ये चीज़ तो बच्चों क्या नेगेटिव, क्योंकि √30 क्या होता है बताओ, 5 से बड़ा ही नंबर होगा, तो 5 से बड़े नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इसलिए इसको क्या कर दो रिजेक्ट, और आंसर क्या हो गया 2 + 2/5 √30। बिल्कुल आसानी से हमने देखो क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। सेम इसी पैटर्न के ऊपर बच्चों ये क्वेश्चन है बेस्ड, देखो ये भी क्या मान लो, इसको x मान लो, x मान लिया है ना, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है देखो 3 प्लस, तो 3 प्लस से देखो ये स्टार्ट हो रहा, तो इस पूरी वैल्यू को नहीं, इस पूरी वैल्यू को नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ देखो आपको, इस पूरी वैल्यू को आपने क्या मान लिया x, तो 3 + 1 बाय, तो 3 + 1 बाय, ठीक है सही कर रहा था मैं ना, ये भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों x हो जाएगी क्या, तो क्या बन गया बोलो, x = 3 + 1/4 प्लस, अभी x मत लिख देना क्योंकि ये 1 बाय का साइन भी तो है ना, ये 1 के नीचे बच्चों जो ये बॉक्स है ना, ये किसके इक्वल है x, तो देखो सेम क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, अब ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो 4x + 1, और अब क्या है देखो, आपसे डायरेक्ट ऐसे कर दिया करो एलसीएम लेके, या इस 3 को इधर ले आओ पहले, x - 3 हो जाएगा, एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x से करोगे और फिर -3 से करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x², x से x कट गया माइनस के 12x, -3 = 0 है ना, देखो कुछ वैसी इक्वेशन बन गई ना, इसके अंदर भी तो क्या है 5x² -20x -4, इसके अंदर भी बच्चों उसी फॉर्मेट की इक्वेशन बन गई, x हम निकाल लेंगे बस, माइनस ये प्लस हो जाएगा b², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये कितना हो गया 48, और नीचे कितना आ जाएगा 8 2a, ऊपर कितना आ गया 192, और 192 तो बच्चों क्या होता है 64 3 होता है ना, 64 3, ताकि मैं 8 को बाहर निकाल सकूँ है ना, 8 बच्चों बाहर आ जाएगा सीधा √3, और सेपरेट डिवाइड कर दो, 12/8 कितना होता है 3/2, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा √3। अच्छा, अब वही बात, प्लस का साइन लूँ कि माइनस का, समझ गए ना, प्लस का वैसे भी माइनस का देखो ऑप्शन में नहीं है, और माइनस का साइन लेने से बच्चों को क्या बनेगा नेगेटिव, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 लगभग, तो 3/2 में से 1.7 घटाओगे नेगेटिव आएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 3/2 + √3, और 3/2 को क्या लिखा हुआ है 1.5, 1.5 + √3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो बच्चों सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मेरा तो यही बच्चों मानना है कि जब भी एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की आए ना, आप अपने दिमाग में सारी वैल्यू फिट कर लो या उसको लिख के देख लो, ऐसा करने से बार बार ऐसा करने से बच्चों आपकी सारी वैल्यू याद हो जाएगी है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ sin 18 की वैल्यू यूज होगी। देखो क्या कहा गया बच्चों, कोसिकेंट 18 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि कोसिकेंट 18 बच्चों इनमें से किस इक्वेशन का रूट होगा। एक बात बताओ, मैं आपको अगर ये कहूँ कि x = 2 किस इक्वेशन का रूट होगा, और मैंने आपको ऐसी इक्वेशन दे दी ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे उसकी वैल्यू को पुट करके देखोगे ना ऑप्शन में, जिसको वो सेटिस्फाई करेगी वो आंसर आ जाएगा है ना। तो अब यहाँ पे बस कोसिकेंट 18 की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी गंदी सी होती है ना रूट में, तो ऐसे पुट करना तो जरूरी नहीं है, अपने को पुट करके देखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कोसिकेंट 18 की वैल्यू क्या होती है आप बता दो पहले मेरे को। कोसिकेंट 18 को बच्चों आप एक बार के लिए बार बार लिखने से अच्छा इसको x मान लो है ना, और इसकी वैल्यू होती है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू आपको पता है √5 - 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/√5 - 1 होता है ना। अब मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, x की वैल्यू ये आ गई, या तो ये ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा के देखो, या फिर क्या करो ना, आपने जो x की वैल्यू लिखी हुई है उससे एक इक्वेशन बना लो, और वो इक्वेशन किस इक्वेशन से मैच करेगी वो अपना आंसर हो जाएगा है ना। तो ये ज्यादा इजी मेरे को लग रहा है, तो अब आप क्या कर दो बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी कि x × √5 - 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4, यहाँ तक कर सकते हैं ना हम। अब दोनों तरफ क्या कर दो इसमें स्क्वायर कर दो, लेकिन स्क्वायर करने से पहले भी ऐसा है ना, रूट वाली टर्म को अकेला मैं रखना चाहता हूँ ताकि वो रूट हट जाए स्क्वायर करने के बाद। तो क्या करो ना √5x = x + 4 कर दूँ। अब बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ना, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया 5x², और इसका स्क्वायर खोल दो a² + b² प्लस में 2ab, इसको सबको इधर शिफ्ट कर दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 4x², और कितना हो गया अपना माइनस के 8x - 16, 4 कॉमन लेके काट दो। बताओ बच्चों समझ आ गई। तो बस मैंने मेरे पास जो वैल्यू थी उससे क्या है एक इक्वेशन बना ली, और ये इस इक्वेशन से मैच कर दिया, अपना आंसर आ गया। ये देख लो बच्चों, ये तो मैं हर बार आपको क्वालिटी में बताता हूँ ना कि स्पेशल इक्वेशन का, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का कितना रोल है ये अपने मैथमेटिक्स में। x² + x + 1, ये तो सब बच्चों को याद होती है, इसके रूट होते हैं ओमेगा², लेकिन आगे वाली बच्चे भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, बट यहाँ जो नंबर होगा ना ये उसका स्क्वायर होगा,
ये 3 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा, ये -1 है तो ये -1 का स्क्वायर, ये -2 है तो ये -2 का स्क्वायर है ना। ऐसे मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया कि यहाँ a है तो बच्चों यहाँ क्या होगा, a का स्क्वायर। मैंने ये नहीं कहा कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है ना। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे बच्चों, a ओमेगा स्क्वायर। जैसे 2 था तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख के आगे 2 लगा दिया करो, 3 था तो आगे 3 लगा दो, -3 है तो आगे -3 लगा दो, ठीक है। बट ध्यान रखना होता है, ये अगर -3 है तो बच्चों ये उसका स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये स्पेशल इक्वेशन काम करेगी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इस चीज को पहचान लिया जिस बच्चे ने, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बात बताओ बच्चों, ये जो भी नंबर है, क्या ये नंबर उसका स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है। 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 की पावर 1/2 ही होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये अगर a है तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, तो ये इक्वेशन कैसे बनगी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या होते हैं बताओ, इसके रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना इसके रूट क्या होते हैं बच्चों, ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैं ना अभी ए की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, ए मेरे को पता है क्या है यहाँ पे, ए बोलो क्या है, 3 की पावर 1/4, इसको लास्ट में पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब मैं आंसर निकालना चाहता हूँ बच्चों इस एक्सप्रेशन का। आप बता दो मेरे को, आपको अल्फा की कितनी कितनी पावर चाहिए, एक बार 96 एक बार 12, मैं निकाल लेता हूँ ना। अल्फा किसके इक्वल है बोलो, ए ओमेगा, और बीटा बच्चों किसके इक्वल है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की पावर 96 बताना, ए की पावर 96 और ओमेगा की पावर 96, और ओमेगा की पावर 96 तो बच्चों 1 ही होता है ना, क्योंकि ओमेगा की कितनी भी पावर कर लो अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर क्या होता है 1। अच्छा अल्फा की पावर 12, तो ओमेगा की पावर 12 भी कितना होता है 1 है ना। अब तो मैं ओरली निकाल सकता हूँ, और सेम मैं समझ गया बीटा का भी यही आंसर आएगा बच्चों। बीटा की पावर 96 ओमेगा स्क्वायर की पावर 96 करोगे तो बताओ ये 3 का मल्टीपल ही है, तो ये ए की पावर क्या आ जाएगी 96, और ऐसे ही बच्चों बी की पावर 12 क्या आ जाएगा, ए की पावर 12 आ जाएगा। समझ गए बीटा की पावर। अब मेरा आंसर देख लो, आंसर बच्चों मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अल्फा की पावर 96 बताओ कितना आ गया, ए की पावर 96, और ये कितना आ गया बच्चों, ए की पावर 8, ये आ गया अपना ए की पावर 8, क्योंकि बाकी तो ओमेगा वाली टर्म तो 1 ही हो जाती है ना, -1। और सेम ये है बच्चों, सेम ही तो है ये भी, अल्फा की जगह बस बीटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम रहेगा। अब बताओ, एक ही नंबर को आप 2 बार ऐड कर रहे हो तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। एक नंबर को अगर आप 2 बार ऐड कर रहे हो तो उस नंबर को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बात तो एक ही है। अब मैं कहता हूँ ए की वैल्यू पुट कर दो। अब ए कितना था बोलो, 3 की पावर 1/4, और अपने को चाहिए ए की पावर 96, थोड़ा सोल्व करें। ए था अपना 3 की पावर 1/4, तो दोनों तरफ फोर्थ पावर कर दो, ऐसा आ गया। अब 96 चाहिए तो मेरे को दोनों तरफ बच्चों पावर कितनी 24 बार करनी पड़ेगी ना, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 24। तो ये हो गया बच्चों 3 की पावर 24, और ए की पावर 4 अगर 3 था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ गई इतनी बात। और साथ में कितना है माइनस में 1, 3 का स्क्वायर -1, ठीक है क्या। मैंने क्या लिखा, ए की पावर 2, ए की पावर 4 कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 12 है। सॉरी मैं ये 8 लिख गया ना, ये 8 नहीं है, मैंने गलती से 8 लिख दिया, ये 8 नहीं था, कितना था बच्चों 12 था ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ए की पावर 12 आ जाएगा। और ए की पावर 12 क्या होगा फिर, इसका दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब यानी कि 27। तो ये आ गया बच्चों 27 - 1, 27 - 1 कितना होता है 26, 26 इंटू 2 कितना होता है 52, क्योंकि ऑप्शन में देखो 3 की पावर अलग कर रखी है और बाकी नंबर अलग, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप उसको ए मान के बार बार लिखोगे, इससे अच्छा है बच्चों एक ही बार लास्ट में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों को ना उसी की याद आ जाती है, लेकिन बच्चों ये स्पेशल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है देखो, ये जो नंबर है, क्या बच्चों ये 5 की पावर 1/2 उसका स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर कब होता है पता है, जब ये 20 की जगह 5 होता। भाई ये 1/4 पावर है, ये 1/2 है, तो 1/4 पावर यहाँ पे तो फिर नंबर सेम होना चाहिए था ना पिछली बार की तरह। तो अब की बार ये आप अपने माइंड में बैठा लो कि ये स्पेशल इक्वेशन नहीं है। समझ गए ना क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेशल इक्वेशन में अगर ये ए होता बच्चों तो इसको फिर ए स्क्वायर होना पड़ता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। 5 की पावर 1/4 होती ना, फिर हम कहते हैं कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 1/2 आएगी, बट यहाँ तो 20 की पावर 1/4 है, तो ये स्पेशल इक्वेशन नहीं है। इतनी बात हम सीख गए, ठीक है। अब क्या करें फिर, अब इसके रूट है अल्फा और बीटा। अब देखना बच्चों, इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो अपने को अल्फा की पावर 8 निकालनी है, बीटा की पावर 8 निकालनी है। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला देखो ऐसे लगा मत देना कि अल्फा की पावर पहले 4 निकाल लो, बीटा की पावर 4, बहुत लेंथी हो जाएगा ना। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, गंदे से नंबर है। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, इसका अगर अल्फा रूट है बच्चों तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, बोलो। इतनी बात तो आपको सब, अच्छा ये प्लस था है ना, प्लस
√5 इक्वल टू क्या है 0, तो उधर आके क्या हो जाएगा ये -√5 हो जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे को है ना अल्फा की पावर क्या चाहिए बच्चों, 8 चाहिए मुझे, अल्फा की पावर 8 चाहिए। तो मैं इसको दोनों तरफ अगर स्क्वेयर कर दूं तो क्या बनेगा बताओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से एक बार करके देखना। बट ये है ना, अल्फा को मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको इधर ले आओ और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ ऐसे, तब देखना कोई बात बनेगी क्या। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना बच्चों, क्या होगा फिर बताओ, ए स्क्वेयर यानी अल्फा की पावर 4 प्लस √5 का स्क्वेयर प्लस 2ab यानी कि 2√5 अल्फा स्क्वेयर, बोलो समझ गए। इसका स्क्वेयर करो, माइनस का स्क्वेयर तो बच्चों प्लस हो जाएगा। 20 की पावर 1/4 का स्क्वेयर क्या होगा, 20 की पावर 1/2, और ये अल्फा का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वेयर। और एक बात देखो बच्चों, ये दोनों सेम है, पता है क्यों। 20 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √20, और √20 क्या होता है बच्चों, 2√5 ही तो होता है। तो ये भी 2√5 लिखा हुआ है, तो मतलब अच्छी बन गई इक्वेशन। ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, और कैंसिल होकर हमारे पास अल्फा की पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ गई। और बच्चों अल्फा की पावर 8 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, -5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, ये हो गया। अच्छा सेम एक बात आपको नहीं लगता कि अगर अल्फा की पावर 8 25 आया है तो बीटा की पावर 8 भी तो 25 ही आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा की जगह बीटा लिख देंगे बच्चों, उससे कोई फर्क पड़ेगा, सेम ही तो आएगा। तो सिमिलरली बच्चों बीटा की पावर 8 भी कितना आएगा, 25, तो आंसर कितना आ गया अपना 25 प्लस 25 यानी कि 50। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके के मेथड्स भी बच्चों आपको आने चाहिए कि हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, क्योंकि मुझे अल्फा की हायर पावर चाहिए और मेरा टारगेट ये रहता है कि इसका स्क्वायर एक तरफ, इस टर्म को एक तरफ कर दो और जो है ना बाकी को एक तरफ ले आओ। मतलब जो सबसे छोटी पावर वाली टर्म है मैंने उसको एक तरफ कर दिया, बाकी दो टर्म को क्लब करके और फिर अपना स्क्वेयरिंग करने से आंसर आसानी से आ जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बार ट्राई करके देखना कि ऐसा होता क्या, कि पहले आप मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो यहाँ से, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, लेकिन है ना इससे नंबर अच्छा नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, माइनस के 20 की पावर 1/4, और माइनस अल्फा बीटा कितना आएगा फिर आपका √5 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 20 की पावर, देख लेते हैं एक बार ना, 20 की पावर 1/2 यानी कि √20, और माइनस में ये 2√5, तो ये तो जीरो आ गया आई थिंक, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप चाहो तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब ऐसा हो जाएगा। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 तो नहीं है, लेकिन ये तो है ना बच्चों, रूट इसकी प्रोडक्ट कितनी है बताओ, √5, और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बच्चों कितनी आ गई, -10। अब फिर से स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab आ जाएगा इससे भी, है ना आंसर, देखो आ जाएगा इससे आंसर, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 2। ये क्या है बताओ, अल्फा बीटा की पावर 4, और अल्फा बीटा कितना, √5 यानी कि √5 की पावर 4। देखो √5 की पावर 4 बच्चों कितना होता है 25, 25 टू जा 50, और 50 उधर जाके माइनस होगा, तो बताओ इसका आंसर आ जाएगा ना 50। तो ये तरीका मेरे दिमाग में भी पहली बार अभी आया कि मैंने पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके दो बार, और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूले अगर अपने को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अच्छे तरह से यूज करनी आती है तो क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व आपके हो जाएंगे पेपर में। उसके बाद देखो बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, मैंने पूरा लेक्चर बच्चों 5 लेक्चर बना रखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, है ना। अगर आपने वो देखे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अब आपको आसान लगने वाले हैं। देखो ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, ये एनडीए में भी पूछा जा सकता है, ये 10th क्लास के बोर्ड में भी मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बस सिर्फ इसमें आइडेंटिटीज का यूज है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें लगेगा नहीं। आप ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी 1 है, आपको दे क्या क्या रखी है इन्फॉर्मेशन, ये देख लो, ये दे रखी है ABC की वैल्यू दे रखी है, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जैसे ही मेरे को ये ध्यान आया ना कि A4 प्लस B4 प्लस C4 निकालना है, मेरे को फॉर्मूला याद आ गया A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये तो आप सब बच्चे जानते हो, क्योंकि देखो मेरे को A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है ना, ये नहीं दे रखी वैल्यू, और ये दे रखी है कितनी बच्चों 2। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू -3 आ गई। बताओ यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बच्चे ने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, 3 नंबर का स्क्वायर नेगेटिव, भाई नंबर ये थोड़े का इसने दिया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, आ सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो मेरे को करना है बच्चों, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वेयरिंग करूंगा मुझे पता है फिर ये बच्चों 4 पावर जनरेट हो जाएगी, है ना।
-3 का स्क्वायर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिख के, प्लस क्या होता है बच्चों 2 इंटू ए बी का मतलब यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बच्चों सी स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू 9। अब बताओ मेरे को ये चाहिए ना, तो A4 प्लस B4 प्लस C4 इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू, देखो बच्चों इसको बार बार लिखने से अच्छा है ना, एक बार मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ अपने दिमाग में, बार बार क्यों लिखूँ इसको, तो 9 माइनस 2x, बताओ ये आपको समझ आ गया क्या। तो मुझे अब x की वैल्यू कोई बता दे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों मेरे को यही तो चाहिए, यही तो मेरा आंसर है 9 माइनस 2x। अब मेरा बच्चों टारगेट क्या है, x फाइंड आउट करना। अब बताओ x के लिए क्या करोगे, अभी तक आपने देखो x है क्या बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कब आएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर करने से आएगा, है ना, ये जो टर्म दे रखी है ना आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दे रखी है कितनी बच्चों 2, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तब ये जनरेट होएगी, देखो ये जनरेट तभी तो होगी, तब हम तीनों टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर है ना, मैं बोलता है ए स्क्वायर हूँ मतलब पहली टर्म का स्क्वायर करता हूँ मैं, प्लस 2 इंटू, अब ध्यान से लिखना बच्चों, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 2 इंटू ए बी होता है, ये ए है, ये बच्चों बी है और ये बच्चों सी है, तो 2ab इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, आप ही बता दो क्या होगी, ए बी बी सी, मतलब कि एक का स्क्वायर होगा बाकी दोनों नंबर क्या आएंगे सेम, है ना, फिर ए का स्क्वायर कर दो बाकी दोनों नंबर सेम कर दो, फिर बच्चों सी का स्क्वायर कर दो बाकी दोनों नंबर क्या कर दो सेम, ऐसे ही होगा, और इक्वल टू क्या आ गया ये 4, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा इसको तो मैं x लिख दूं, ये तो बार बार लिखने से अच्छा है, प्लस 2 इंटू, इनमें से देखो ए बी सी बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा पता है, बी प्लस ए प्लस सी बच जाएगा, और x प्लस में 2 इंटू ए बी सी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 3, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, सब कुछ दे रखा है अपने को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 6 यानी कि 3, x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, सो सेकंड इक्वेशन से बता दो आंसर क्या आ गया, 9 माइनस 2x था ना, और x की वैल्यू है बच्चों कितनी 3, x की वैल्यू 3 आई क्या, अरे सॉरी 9 नहीं था, ये कितना था 4 था, ये 4 था, 4 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा -2 आएगा, है ना -2, तो -2 रखोगे तो 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिर्फ 3 बार मैंने स्क्वायर किया और आंसर आ गया। ऐसे ही सेम बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, आप खुद देखो, पी और क्यू बच्चों दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों का सम अपने को दे रखा है, और ये एक रिलेशन दे रखा है, तो पी और क्यू कहता है रूट्स है किस इक्वेशन के, मतलब कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके पी और क्यू क्या हो, रूट्स हो, यही तो पूछा गया है, यानी कि अपना जो टारगेट है ना वो क्या है बताओ, टू फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर पी एंड क्यू, यही तो होगा इस क्वेश्चन का मतलब। और रूट्स निकालने के लिए आपको बताओ क्या चाहिए होता है, आपको बच्चों चाहिए सम ऑफ रूट्स, यानी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर पी प्लस क्यू तो दे ही रखा है, तो इसका मतलब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, सिर्फ आप P इंटू क्यू निकाल लो, अगर P इंटू क्यू बच्चों आप निकाल लो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ लो, ठीक है। देखो एक्स स्क्र माइनस 2x तो सब में सेम है, जेई का क्वेश्चन है, कोई हिंट तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, देखो सब में सेम है, तो P इंटू क्यू की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन हो गया खत्म। और ये भी ध्यान रखना दोनों क्या है बच्चों पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगी, और ऑप्शन में भी सारी पॉजिटिव दे रखी है। तो अब आप बता दो P इंटू क्यू कैसे निकालोगे, अब इसके दो तरीके हैं, देखो मेथड 1, तरीके क्या बस अप्रोच है दोनों, कोई बच्चा कैसे सोचेगा कोई बच्चा कैसे सोचेगा, है अलजेब्रा का क्वेश्चन। एक बच्चा तो कहेगा कि p प्लस क्यू की वैल्यू 2 दे रखी है, मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, और फिर इसकी वैल्यू 272 रख दूंगा बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू 4, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फिर बताओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 4 माइनस 2pq, मैंने एक तरफ क्यों रखा, क्योंकि अब मैं दोबारा से बच्चों इसका स्क्वायर करूंगा, दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा फिर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 16pq। देखो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों pq की, और हर जगह pq है, लेकिन है ना pq लिखने में मेरे को टाइम लग रहा है, मैं एक बार के लिए p इंटू क्यू को बच्चों क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, ठीक है, तो ताकि बार बार मेरे को ना लिखना पड़े। अच्छा p4 प्लस q4 को तो 272 लिख दूँ बोलो, इसको y माना तो ये y स्क्वायर बन गया क्या, ये बच्चों 4y² बन गया और ये 16y बन गया, बस अब तो एक तरफ ले आओ, तो इसको उधर ले जाओगे तो बच्चों क्या बन गया बताओ 2y², और क्या बचेगा माइनस के 16y, और बच्चों 16 में से ये माइनस करोगे तो 256 बनेगा क्या, माइनस के 256 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके काट दो, ये लो।
अब बच्चों फैक्टर बन रहे हैं ना, 128 क्या होता है, 16 8 जा 120 होता है, तो फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 16 और y प्लस में 8। तो यानी कि y की वैल्यू बच्चों एक आ गई 16 और एक आ गई -8। y को हमने क्या माना था pq, तो pq आ गया, और pq नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, p और q बच्चों दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगी, तो pq की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो फिर ये आंसर आ गया ना, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। मैंने कितनी आसानी से देखो आपको 2 बार स्क्वायर करके आंसर निकाल के दिखा दिया। बस मैं ये चाहता था ये पी क्यू बार बार ना लिखना पड़े, मैंने कोई नया वेरिएबल y मान लिया, t मान लो, y मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक तो तरीका बच्चों ये था। दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2 होगा वही सब कुछ सेम। मेरा टारगेट क्या है, p इंटू क्यू निकालना। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, और मेरे को फॉर्मूला पता है ना, एक ए स्क्र प्लस बी स्क्र बच्चों क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्र माइनस 2ab। तो मैं यहाँ वही लगा देता हूँ, यहाँ a क्या है पी स्क्र, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्र माइनस 2ab। ab क्या है बच्चों यहाँ पे पी स्क्र क्यू स्क्र, a पी स्क्र, ये है ना, ये दे रखा है अपने को। अच्छा अब मेरे को चाहिए वैल्यू किसकी, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र की, तो अब बोलो वो क्या आएगी फिर, p प्लस क्यू आपको क्या दे रखा है बच्चों 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना आ गया बताओ, 2 माइनस में 2 pq, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र क्या है 2 माइनस 2 pq। अब आप खुद देख लो ये पूरी इक्वेशन बच्चों किस में बन गई, ये पूरी इक्वेशन किस में बन गई बच्चों, pq में बन गई है ना। अब pq को वही एक बार के लिए क्या मान लो बच्चों, pq को y मान लो, तो ये क्या बन गई 2 माइनस में 2y माइनस 2y स्क्र और इक्वल टू 272। ये बिल्कुल सेम वही इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab माइनस 2y स्क्र माइनस 272 इक्वल टू 0। बच्चों ये कितनी आ गई 2y स्क्र माइनस के 8y, और ये कितना बनेगा 4। मैं कोई चीज मिस कर गया क्या, माइनस दिस स्क्वायर करेंगे, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू दे रखी थी अपने को 272, मैंने दोनों तरफ इसकी मैंने आइडेंटिटी खोल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है लिख दिया, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये तो ठीक है, इसको वाई मान लिया, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 8y, ठीक है, और माइनस 2y स्क्वायर माइनस के 272, तो ये कितना हो गया 2y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस के 268। लेकिन ये 268 कैसे आ गई, 268 ही आएगा क्या, 2 कॉमन लेके काटना, माइनस के 132 आ गया 132। लेकिन अब की बार तो इक्वेशन अलग बन गई ना, है तो वही, कहाँ पे मिस्टेक हुई एक बार चेक करना, ये सही लिखा मैंने, अरे यार क्या कर देता हूँ मैं भी, ये क्या आएगा, सॉरी 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 4 आएगा ना, ये इसका स्क्वायर भी तो करना था, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी बच्चों क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होएगा 16, 16 में से 272 घटाओगे तो ये 256 आ जाएगा, ठीक है ना। बार बार इतनी ज़्यादा मैथ पढ़ने से ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। माइनस के 256, तो ये 128, और ये कितना है बच्चों 8y है ही, ये आएगा 2 8 8 का क्या बन जाएगा अपना, क्या लिखा था मैंने, वो भी तो चेंज होगी ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये क्या बन गया 2y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 8y, 8 नहीं बनेगा अब ये 16 बनेगा, एक चीज चेंज हो जाती है तो सारी चीज चेंज होगी ना, 2ab करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों माइनस के 16 बनेगा, है ना। अब ये 2y स्क्वायर माइनस के 16y माइनस 256 इक्वल टू 0। अब जो है 2 को मिल लेके कैंसिल करोगे तो अब ये बच्चों उसी इक्वेशन पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत करना जो मैंने पहला मेथड बताया था आपको समझ आ गई कि वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है ना, समझ आसानी से आ जाती है चीज़ें वहाँ से। अब बच्चों देखो लोकेशन ऑफ रूट्स, इसके ऊपर बहुत जल्दी बच्चों मैं एक पूरी 1.5 घंटे की डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो टॉपिक बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है लोकेशन ऑफ रूट्स, मैं कहता हूँ उसको मैं इतना आसान बना दूंगा, आपको याद करना आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे, है ना। बट ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इन 2 क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से कराता हूँ। देखो समझ, पहले नहीं पता लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, देखो फिर तो थोड़ी चीजें कम समझ आएगी, लेकिन कुछ भी पता है आपको 20% भी, तो ये चीजें आपको सारी समझ आ जाएगी, है ना। डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए कि डी पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, डी नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसे। देखो क्या कहता है बच्चों इस क्वेश्चन में, बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ए कितना है बच्चों 1, तो ये पैराबोला तो क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा, ये तो बात आप समझ जाओ, ठीक है। 2 रूट है तो मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये सारी बातें अपने दिमाग में बिठाते हुए चलो। ये दोनों रूट बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट है, क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट,
तो सबसे पहली बात तो अगर रूट्स बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या आप ये मानते हो कि पहली बार तो मेरे को डी को क्या रखना पड़ेगा, जीरो से बड़ा, है ना, जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट मतलब जीरो से बड़ा। पहले तो आगे मत पढ़ो, डी को जीरो से बड़ा पुट करो, बी स्क्वायर माइनस में 4 × a × c ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन जीरो। और ये तो आपको पता ही है फिर कैसे बनाते हो आप, m-4 m+4 ग्रेटर देन जीरो, और फिर वे भी करो से -4 +4 प्लस माइनस प्लस, या तो यहाँ से होनी चाहिए वैल्यू m की या यहाँ से, है ना। एक इक्वेशन एक कंडीशन तो बच्चों मैंने बढ़ा दी, बिल्कुल आसान थी ये तो। अब ये कहता है जो दोनों के दोनों रूट है ना बच्चों, वो इस इंटरवल्स में लाई करते हैं। देखो ये इंटरवल कैसा है बच्चों, क्लोज है ना। ज्यादातर बुक्स के अंदर क्या दिया होता है, ओपन, लेकिन पेपर में क्या आ गया, क्लोज। बट टीचर जो लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाता है उसको क्लोज भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पता है फिर उसमें क्या चेंजेस आएगा सॉल्यूशन के अंदर, है ना, क्लोज भी पढ़ाएगा वो। तो बच्चों अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस और ये बच्चों पैराबोला का डायग्राम है। ये डायग्राम सबको समझ आ गया, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटेगा, एक है अल्फा और एक है बच्चों क्या, बीटा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसने क्या कह रखा है, दोनों के दोनों रूट 1 से लेके 5 तक में है। आप ये मान लो कि दोनों रूट बच्चों 1 से तो क्या है, बड़े, हालांकि 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ एक बार मान लो दोनों रूट 1 से क्या है बड़े और 5 से क्या है छोटे, तो क्या आपको लगता है कि 1 यहाँ पे होगा इसकी लेफ्ट में और 5 यहाँ पे होगा। भाई दोनों रूट अल्फा और बीटा, ये वैल्यू है अल्फा, तो जो वैल्यू अल्फा से छोटी होगी वो अल्फा की लेफ्ट में और जो बड़ी होगी वो राइट में। भाई दोनों रूट 1 से लेके 5 के बीच में है, तो दोनों जो अल्फा और बीटा बैठे हुए हैं वो दोनों नंबर 1 और 5 के बीच में बैठे हुए हैं। आप समझ गए मेरी बात। तो बस इस कंडीशन को अब आपको ध्यान रखना है। अब आप खुद बताओ मेरे को कि इसका साइन क्या है। यहाँ पे ए कितना है बच्चों, 1 जो पॉजिटिव है। आप 1 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो इस ग्राफ की हाइट क्या आ रही है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट मैंने बताया था, कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना कि लोकेशन ऑफ रूट्स में करते क्या है हम। आप कहोगे सर 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, और ए तो पॉजिटिव है तो उसको ए लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या आ रही है, पॉजिटिव, जीरो नहीं पॉजिटिव, रूट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और दूसरी तीसरी कंडीशन बच्चों में क्या लगाऊंगा, 5 के ऊपर भी तो ग्राफ की हाइट देखो क्या है, पॉजिटिव है। 5 के ऊपर बच्चों ग्राफ की हाइट क्या है, पॉजिटिव है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर दोनों हाइट पॉजिटिव है ना, तो आप इकट्ठा सॉल्यूशन निकाल लो, F1 इंटू F5 पॉजिटिव। नहीं बच्चों ऐसा काम मत कर देना। एक बात बताओ, आपने F1 इंटू F5 को पॉजिटिव लिख दिया और एक बच्चा अलग अलग लिख रहा है, दोनों में फर्क क्या है, फिर क्या सॉल्यूशन सेम आएगा, सेम नहीं आएगा बच्चों। ये चीज लिखने का मतलब है आप ये भी केस साथ में काउंट कर रहे हो कि दोनों नेगेटिव हो जाए, भाई ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट तो फिर भी पॉजिटिव हो ही सकती है ना। बट ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ये दोनों को अलग अलग से पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए इन कंडीशन को ध्यान में रखो। अगर अलग अलग है तो बच्चों मर्ज मत करना, अलग अलग ही करना है, ठीक है। तीन बातें होगी। फोर्थ बच्चों, फोर्थ और लास्ट, पैराबोला का वर्टेक्स बताओ। पैराबोला का वर्टेक्स आपको सबको पता है क्या होता है, -b/2 है होता है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट। हालांकि वाई कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके बीच में होना चाहिए बताओ, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी कि -b/2 की जो वैल्यू है वो 1 से क्या आनी चाहिए बच्चों, बड़ी, और 5 से क्या आनी चाहिए, छोटी। बस इन कंडीशंस का मैं क्या निकालूंगा लास्ट में, इंटरसेक्शन, और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो F1 जीरो से बड़ा बच्चों बताना, x को 1 पुट करना तो 1 माइनस एम प्लस 4। अब तो छोटी छोटी कंडीशन है, ये कुछ भी नहीं है। तो 5m से बड़ा या m क्या होना चाहिए बच्चों, 5 से छोटा। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी। एक बात तो मेरे को पता लगी। अच्छा अब आ जाओ, अच्छा एक बात और देखो, अब मैं क्या बता रहा था आपको, ये इक्वल का साइन है बच्चों। तो जब इक्वल का साइन हो ना, तो जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है वहाँ इनइक्वालिटी कर दिया करो। अब कैसे, देखो मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा डायग्राम बच्चों इसका ये भी पॉसिबल है, अभी आप हाँ भर दोगे कि जो दोनों रूट है ना वो 1 से 5 तक पे है, तो मतलब हो सकता है बच्चों ये जो अल्फा है और जो बीटा है ये रूट 1 और 5 हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो। 1 से 5 का क्या मतलब है कि जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी, वो 5 भी हो सकती है, वो 5 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो एक कंडीशन में ये भी तो डिस्कस कर सकता हूँ कि अल्फा जो हमने लिखा था ना कि F1 की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ F1 की वैल्यू 0 भी आ सकती है। क्यों, 1 इसका क्या पता रूट हो जाए, और अगर रूट ही है तो बच्चों रूट के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ये। अच्छा कई बच्चे अब इसमें भी इक्वल का साइन लगाते नहीं बच्चों, जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो तो अब भी 1 और 5 के बीच में ही है ना, वो 1 नहीं हो सकता ना 5 हो सकता, उसके बीच में होगा। क्यों, क्योंकि रूट्स क्या है, दोनों के दोनों बच्चों डिफरेंट है। अगर रूट सेम होते ना फिर तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो भी बच्चों इसी पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पे हम उसको काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो इसमें बस ये अलग बात थी, तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, ये आ गया। अच्छा फिर F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो।
F5 बता दो आप, 25 प्लस 4 और माइनस के कितने आएंगे 5m, तो 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 5m, तो बच्चों m लेस देन इक्वल टू 29/5 आ गया, और 29/5 कितना होता है 5.8 होता है, तो m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5.8। और बार बार मैं आपको ये बात बताता हूँ ना, देखो इन दोनों से आप क्या कह सकते हो, m की वैल्यू 5 या 5 से छोटी, m की वैल्यू 5.8 या उससे छोटी, तो छोटे से छोटा कर दो, तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 या 5 से छोटी आ गई, ठीक है समझ गए। अब लास्ट केस ये वाला, माइनस बी कितना है इस क्वेश्चन में -m अपॉन 2a, ए कितना है 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी और 5 से छोटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 से लेके बच्चों 10 तक होना चाहिए, m क्या होना चाहिए 2 से लेके 10 तक। अब तीन कंडीशन है देखो, एक ये रही है ना, एक ये रही कंडीशन और एक ये रही, तीनों का क्या लेंगे बच्चों इंटरसेक्शन और अपना आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों जो वैल्यू है वो अपनी 4 से बड़ी या -4 से छोटी, m क्या होना चाहिए या तो 4 से बड़ा या -4 से छोटा। सेकंड कंडीशन क्या है देखो ये रही, m की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। और थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है बच्चों, m की वैल्यू 2 और 10 के बीच में होनी चाहिए, है ना, 2 से बड़ी और 10 से छोटी। मैं एक कॉमन ग्राफ बना के दिखा दूं आपको, देखो क्या क्या वैल्यू है बताओ, -4 है ना, या 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस वाले को तो रिजेक्ट ही कर दूं बच्चों, 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर -4 को लेके फायदा ही क्या है ना, 2 लिख लो सीधा, फिर 4 लिख लो, फिर 5 लिख लो, और फिर क्या लिख लो 10। अच्छा पहले ग्राफ को प्लॉट करता हूँ मैं, m की वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी 4 इंक्लूड नहीं है, ध्यान से देखो है ना, फिर 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी, इधर आ जाएगा 5 इंक्लूड है, ध्यान से देखना बच्चों। और फिर लास्ट बच्चों क्या है 2 और 10 के बीच में, ये रहा 2 और ये रहा 10 इसके बीच में। अब आप बता दो मेरे को कॉमन पोर्शन आपको बच्चों कौन सा लग रहा है कॉमन, ये है ना, रेड ग्रीन और ऊपर भी है, देखो ये वाला पोर्शन आपको लग रहा है क्या कि कॉमन है सब में, बस यही तो अपने को निकालना था। तो m बच्चों कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, 4, देखो 4 पे ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 5 तो इंक्लूड है ना, 5 इंक्लूड है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है ना बच्चों वो ये है, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है 4 to 5, तो 4 to 5 भी तो बच्चों इसी का पार्ट है भाई, 5 को इंक्लूड करूँ या ना करूँ। लेकिन अब एक बच्चे ने कहा कि सर वेरीफाई करके बताओ कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर m को मैं 5 लेता हूँ, अब आप देखना मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को। इक्वेशन क्या थी बताओ, जो गिवन इक्वेशन थी वो ऐसी थी क्या, वो ऐसी थी। अब m को अगर मैं 5 लूंगा तो बच्चों इक्वेशन ये बन गई, इसके रूट बताओ क्या बन गए, एक 1 और एक क्या बन गए 4। क्या ये दोनों रूट बच्चों इस इंटरवल में लाई नहीं करते, देखो ना, इसका मतलब क्या क्लोज इंटरवल है तो 1 भी तो इंक्लूड है, तो 1 क्या इसमें नहीं है, 4 क्या इसमें नहीं है, तो m को बच्चों मैंने प्रूव कर दिया कि 5 भी आंसर में दिया होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसका कोई सब इंटरवल दे रखा है इन्होंने, है ना, 4 to 5 क्लोज का ये बच्चों सब सबसेट ही तो है इसका, 4 to 5 का सबसेट ही तो है, तो वो सबसेट भी आपको आंसर में दिया हो सकता है। लेकिन एक ये दिया होता और एक क्लोज ब्रैकेट के साथ दिया होता तो क्लोज को आपको टिक करना पड़ता, समझ गए। 5 क्यों हो सकता है वो मैंने बात प्रूव कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन उस बच्चे को समझ आएगा जिसने लोकेशन ऑफ रूट पहले कुछ पढ़ रखा है कि वहां पे क्या क्या कंडीशन को ध्यान में रखना होता है, इसके पैराबोला के वर्टेक्स को ध्यान में रखना होता है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर ये इंटरवल ओपन होता ना बच्चों, ओपन होता तो फिर मैं बस ये ग्रेटर देन का साइन लगाता यहाँ दोनों की जगह, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस बच्चों टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है, इसको इंपॉर्टेंट मैं क्यों मानता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक होती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके अंदर ना ऑप्शन ऐसे दे दिए गए कि आपने अगर गलत आंसर भी निकाल दिया ना तो भी आप सही वाले को टिक कर दोगे, है ना। मैं बताऊंगा कैसे, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों, जब भी कभी ये लिखा आ जाए ना लोकेशन ऑफ रूट में, हालांकि मैं जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर इसके मैंने 4-5 एग्जांपल लिख रखे हैं, ठीक है, सारे मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये देखो, अगर कभी ये लिखा आ जाए कि सिर्फ एक रूट, एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में हो, तब बस आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में आप सॉल्यूशन निकालोगे ना उसके एंड पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना होता है कि जैसे मान लो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का इंटरवल मान लो आपका आ गया 3 से 5 आ गया, तो आप 3 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे 5 को भी, तो एक बार आप लैम्डा को 3 मान के देखना इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि क्या लैम्डा की वैल्यू 3 पॉसिबल है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्या 5 पॉसिबल है, तो अगर वो पॉसिबल है तो उसको भी फिर काउंट करना है, ठीक है। बस इसमें यही बच्चों से मिस्टेक होती है, और ये स्पेशल केस बना के नोट कर लो, बस कभी भी ये लिखा हो ना एग्जैक्टली वन रूट किसी इंटरवल के अंदर, तो जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसके जो अगर इंटरवल ओपन आ गया तो उनके ऊपर बच्चों चेक करना है कि क्या वो वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। पहले तो ये बताओ ये पूरी चीज पॉजिटिव है,
क्योंकि लैम्डा रियल नंबर है ना। तो क्या ये अपवर्ड पैराबोला है, ये तो आपको दिख गया। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। आपको बतानी क्या है, इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट 0 और 1 के बीच में हो। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, रफ डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, आपको समझाने के लिए। सिर्फ एक रूट 0 और 1 के बीच में हो, आप मेरे को बताना। मान लो मैं कहता हूँ अल्फा है, अल्फा 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा 0 इधर होगा, 0 से बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा अल्फा। भाई मान लो अल्फा 0 और 1 के बीच में बैठा हुआ है, तो उसको ऐसे ही बिठाओगे। एक बच्चे का नाम है 0, एक का नाम है 1। अल्फा कहता है मैं बीच में आऊंगा, तो फिर ऐसी पोजीशन बनाओगे, ठीक है। या फिर एक बच्चा कहेगा, दूसरा डायग्राम मैं ऐसा बना देता हूँ, देखो आप देखते जाना बस डायग्राम, अल्फा बीटा। अब की बार बीटा कहेगा मैं आऊंगा 0 और 1 के बीच में, ये लो अल्फा बीटा को बिठा दो, ठीक है। दोनों केस में मैंने कर दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, अब कंडीशन क्या लगाओगे, मेन होता है कंडीशन। अब ये देखो, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और 1 के ऊपर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे भी देखो 0 पे नेगेटिव और 1 पे क्या हो जाएगी बच्चों, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। ये ग्राफ तो हम आगे बढ़ाएंगे, तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव। कहने का मतलब चाहे आप ये डायग्राम बना लो, चाहे ये डायग्राम बना लो, दोनों केस में कॉमन क्या है बताओ, कि एफ फंक्शन की वैल्यू निकालोगे आप कहाँ पे, 0 के ऊपर, और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे बच्चों आप कहाँ पे, 1 के ऊपर। ये दोनों के साइन क्या आएंगे बच्चों, ऑपोजिट आएंगे, है ना, ऑपोजिट आएंगे। अगर साइन ऑपोजिट है बच्चों, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों, लेस देन 0 आएगी। बस ये एक सिंगल कंडीशन होती है, क्या होती है बच्चों, एक सिंगल कंडीशन होती है ये इस तरह के क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई काम करना है तो बस लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसके एंड पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं, समझ गए, बस क्वेश्चन खत्म। ये तो पिछले से भी आसान क्वेश्चन है। F0 बता दो आप, एक्स को 0 डालो, ये 0, ये 0, 2 बच गया। F1 बताओ, F1 एक्स को 1 डालो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, एक्स को 1 डालो माइनस के 4 लैम्डा प्लस 2 इज लेस देन 0। 2 तो लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो 2 को तो हटा दो। बताओ इतनी बात समझ गए क्या आप। और इसके तो बच्चों फैक्टर बन गए, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बोलो, 1 से 3। और देखो ये क्या आ गया, ओपन इंटरवल आ गया। लेकिन क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 1 से 3 क्लोज ब्रैकेट, और ये सही भी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया और आपका आंसर 1 से 3 आ गया, और आप देखोगे बाकी तो किसी ऑप्शन में 1 और 3 है ही नहीं, तो फिर आप टिक कर दोगे। क्यों, या तो आप ये सोचोगे कि मेरे से कोई गलती होगी, या आप ये सोचोगे कि एग्जामिनेशन में कोई गलती से ये 3 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा दी है ना, तो मतलब टिक तो आप इसको कर दोगे फटाफट। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर ऑप्शन में ये भी होता 1 से 3 ओपन और 1 से 3 क्लोज भी होता, तो फिर आप फंस जाते ना। अब मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ ना। जब भी बच्चों एग्जैक्टली 1 रूट लिखा हो, तो आप चेक करोगे, वो क्यों चेक करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो सारा मैं डिटेल में वहां डिस्कस करूंगा। यहाँ बस मैं बता देता हूँ, जहां पे भी एग्जैक्टली 1 रूट आएगा तब आपको इस पे चेक करना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ लेमडा को 1 ले लूँ मैं, ये दोनों इस पे भी चेक करना है और इसके लिए भी, ठीक है। अगर लेमडा को 1 ले लूँ, तो बच्चों जो ये गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन है, क्या बन जाएगी, गिवन इक्वेशन बता दो, लेमडा को 1 लेने से 1 प्लस 1 2, 2x स्क्वायर, लेमडा को 1 लोगे तो माइनस के 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को लेके काट दो, ये आ गई। इसको तो होल स्क्वायर बना के x माइनस 1 का, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 1, और ये भी दोनों रूट क्या है, सेम ही आ गए। अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो कहता था एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 1 में होना चाहिए, क्या इसमें से कोई भी रूट 0 से 1 में है क्या। 0 से 1 का मतलब क्या है, अभी 1 से छोटे 0 से बड़े, लेकिन ये तो है ही 1, तो ये तो बच्चों इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करते। नहीं करते तो मतलब लेमडा की वैल्यू जो आपने 1 लेके चले थे ना, वो गलत है, लेमडा 1 नहीं हो सकता। अगर लेमडा 1 हो गया ना, तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, ठीक है। अब लेमडा को 3 लेके देख लो, लेमडा को क्या ले लो बच्चों, 3, तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, लेमडा स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस माइनस के 4 लेमडा एक्स, और प्लस में क्या था बच्चों 2 इक्वल टू 0। लेमडा को 3 लेना, 4 3 जा 12, और प्लस 2, 2 कॉमन लेके काट दो, ये था अपना स्क्वायर था ये, 2 कॉमन लेके काटोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 5 प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5x और माइनस के x लिख दूँ, तो 5x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लोगे x माइनस 1, x की दो वैल्यू आ गई 1 और 1/5। और बच्चों इंटरवल क्या था 0 और 1, तो बताओ 1 तो इसमें नहीं है, लेकिन 1/5 तो इसमें होगा। 1/5 क्या होता है बच्चों, 0.2, 0.2 तो इसमें है ना। तो देखो अगर मैंने लेमडा को 3 लिया, तो क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो बच्चों लेमडा बिलोंग्स टू 1 से 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्लोज ब्रैकेट वाला आंसर इसने क्यों दे रखा है। जब भी
क्वेश्चन में लिखा है कि एग्जैक्टली वन रूट, तब बच्चों आपको हमेशा ये चेक करना है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा तो फिर हम सभी में कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कर सकते हो, बाकियों में भी कर लेना। जहां ओपन इंटरवल आ रहा है वो वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लेना, बट वहां पे बच्चों जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फाई कभी करेगी नहीं। ठीक है, बस लॉजिकली होता है सब कुछ, आपको पता है लोकेशन ऑफ रूट में जो टीचर ने बता दिया उसकी बात पे ब्लाइंड फेथ कर लो कि ये चेक करना है तो करना है, और ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। वो कर लोगे तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने बता दिया एग्जैक्टली वन रूट में चेक करना है तो बच्चों करना है, अगर नहीं करोगे तो इसका कोई वो नहीं है, आपका आंसर गलत आ जाएगा। बस मैं इतना बात आपको बता रहा हूँ, है ना। लोकेशन ऑफ रूट बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं इसको बहुत डिटेल के अंदर आपको एक से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। कंडीशन फॉर कॉमन रूट बच्चों मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन रूट की। चाहे तो ये कंडीशन डायरेक्ट पहले क्या लिख लो, ए बी लिख लो, है ना। ए बी के बाद क्या आता है बी सी, और बी सी के बाद क्या आता है बच्चों सी ए, या तो ऐसे लिख लिया करो, है ना। और फिर ये अकेला है तो इसका स्क्वायर कर दिया करो, और 12 21 12 21 12 21 12 21। और या फिर बच्चों एक नया मेथड मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनेट वाला। इसके अंदर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो पहले दोनों इनके कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 इनका डिटर्मिनेट, फिर B1 B2 पे खत्म है ना, B1 B2 से स्टार्ट कर दो, फिर अगला C1 C2, फिर C1 C2 पे खत्म है, C1 C2 से स्टार्ट कर दो, और क्या रहेगा इसके बाद A1 A2, है ना। होता है ना ए बी, देखो ये भी तो उसी फॉर्मेट का है, ए बी बी सी सी ए, और इधर वाले का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ये भी बच्चों एक बहुत अच्छा मेथड होता है, इसी को तो बनाया है मैंने, इसी को तो बना दिया। इसको सोल्व करके देखोगे तो वो ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी। ठीक है, अब इसके मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इन दोनों इक्वेशन का बच्चों एक रूट कॉमन है और बी स्क्वायर की वैल्यू 5a है, तो ए बता दो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5a है और मुझे बच्चों ए निकालना है, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ कि ए की जगह क्या पुट कर दूँ यहाँ पे, बी स्क्वायर, ए की जगह बी स्क्वायर बाई 5 लिख दूँ, ताकि अ, इस इक्वेशन को सोल्व करके ए क्वेश्चन से क्या होगा देखो गायब। देखो बच्चों ए गायब होगा क्योंकि बी को पुट करना मेरे लिए मुश्किल है। बी देखो बी का स्क्वायर है, अगर बी होता ना फिर तो मैं बी को पुट कर देता, अब बी का स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे रूट में आ जाएगी टर्म, है ना, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया बच्चों, पहले ए की जगह मैंने बी स्क्वायर बाई 5 लिख के और वहां से कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगा के, और किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये देखो बी स्क्वायर आ गया, और बी स्क्वायर आ गया तो फिर बी स्क्वायर किसके इक्वल था बताओ, 5a के। 5a आ गया तो मतलब कि ए आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब देखो मैंने जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपको बताया था, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखो a1 -2b है ना, बस कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट, और 5 10 ये लिखते जाओ, 5 -10, और बच्चों आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब की बार मैंने क्या कर दिया ना, किसी को चेंज नहीं किया, मैंने ए को बी को कुछ चेंज नहीं किया, मैंने लास्ट तक चलता रहा, और लास्ट में जो बच्चों बी स्क्वायर आएगा ना उसको मैंने क्या लिख दिया, 5a लिख दिया, और बस ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, 1/4। तो यहाँ तक क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, सिर्फ कॉमन रूट की कंडीशन मैंने बच्चों अप्लाई की है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ए भी कोई दो रियल नंबर है, ए जीरो नहीं है क्योंकि फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। इसके कहते हैं बच्चों रिपीटेड रूट है अल्फा। रिपीटेड रूट का मतलब क्या, इक्वल रूट्स। रिपीटेड का मतलब क्या, दोनों के दोनों रूट्स क्या है बच्चों, सेम है। तो इक्वेशन लिख दे, एक्स स्क्वायर -2bx +5 इक्वल टू 0। इसके दो रूट है बच्चों, दोनों क्या है अल्फा है। और दूसरी इक्वेशन देखो ये एक्स स्क्वायर -2bx -10 इक्वल टू 0, इसके क्या है, विच इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा इसका भी रूट है, एंड बीटा इज द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए, तो इसका मतलब बताओ इन दोनों में अल्फा कॉमन नहीं हो गया क्या, अल्फा दोनों का क्या है बच्चों, कॉमन रूट है। ठीक है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बताना है। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली बताओ, ए की वैल्यू कितनी निकाल दी बच्चों, 1/4, और बी स्क्वायर तो किसके इक्वल गिवन था बोलो, 5a है ना, बी स्क्वायर तो क्या गिवन था अपना 5a। तो देखो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और अल्फा और बीटा तो इसके रूट है ना, तो यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बस आप मेरे को बता दो, 5a, ए कितना 1/4, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू 5/4 आ गई। इतनी बात तो आपको पता लग गया। अब मेरा जो आंसर है ना बच्चों, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा और बीटा कौन सी इक्वेशन के रूट है बच्चों, इस वाली इक्वेशन के है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स होता होगा, वो तो कितना है बताओ, 2b का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है बोलो, -10। तो आंसर आ गया ना, देखो 4b² + 20, और बच्चों यहाँ से 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4b² कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, 5 प्लस में 20 यानी कि 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, पहले आपने ए निकाल लिया या बी स्क्वायर निकाल लिया, एक ही बात है। फिर इस इक्वेशन को ध्यान में मत रखो क्योंकि इस इक्वेशन के तो दोनों रूट अल्फा है ना, बट ये तो काम क्या है बच्चों, सिर्फ इसका तो काम आया हमारा क्या,
कि बी स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा वो बी स्क्वायर कहाँ से आया, बी स्क्वायर 5a कहीं थोड़ी दे रखा था क्वेश्चन में। एक बात बताओ, मैंने एक कंडीशन यूज करी थी ना, देखो ये बताना मैं आपको भूल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5a, बट यहाँ पे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5a कहीं दे ही नहीं रखा ना, फिर वो कहाँ से आया बताओ। बच्चों इस इक्वेशन के रूट क्या थे, इक्वल थे ना, तो इसके डी को क्या पुट किया मैंने, जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके कटेगा, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बच्चों, 5a के इक्वल आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगी वो कंडीशन। और फिर आप a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया तो बस इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक रूट क्या है बच्चों, कॉमन है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा नॉन जीरो है, तो बस वही डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा के सिंपल बच्चों सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ गया। एक मेथड बच्चों और देखो, ये कोई मेथड नहीं है, ये अप्रोच होती है, जो कॉमन रूट के क्वेश्चन बच्चों होते हैं उसकी एक अप्रोच ये भी तो होती है ना, कि आप दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो। या कई टीचर ये सिखाते हैं कि अल्फा अगर इसका कॉमन रूट है तो ऊपर भी एक्स की जगह अल्फा लिख दो, नीचे भी एक्स की जगह अल्फा लिख दो। भाई एक्स की जगह अल्फा लिखोगे, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, उसको एक्स में सोल्व कर दो ना, जो लास्ट में एक्स की वैल्यू आएगी यूं समझ लेना वो अल्फा की वैल्यू आ गई है ना, अपना दिमाग कहता है ये बात। तो इनमें से बच्चों अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को खत्म कर दूं मैं, देखो खत्म हो रही है ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। और नीचे बच्चों सेम लिख दो, नीचे क्या लिख दो, इसको इक्वेशन को सेम कॉपी कर दो। ये टेक्निक होती है कॉमन रूट की, है ना, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको। ये 27 और आपस में माइनस कर दो, ये कट गया 7x, और ये कितना आ गया बच्चों, माइनस के 21 लैम्डा, 7 कॉमन लेके काट दो तो x इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 3 लैम्डा आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा। और x तो इस इक्वेशन का भी रूट है और नीचे वाली का भी है, तो किसी में पुट कर दो, इसमें x की जगह बच्चों 3 लैम्डा डाल दो, है ना, x की जगह क्या डाल दो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो लैम्डा की वैल्यू निकालने की एक टेक्निक बच्चों ये भी होती है। तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 0 और 1/9, लेकिन 0 के लिए मना कर रखा था, तो लैम्डा कितना आ गया, 1/9। ये भी बच्चों एक टेक्निक होती है कि आप इन दोनों इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और एक्स की वैल्यू बच्चों चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां से डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा आ गया 1/9। अब बच्चों क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन था, लैम्डा जीरो नहीं है, अल्फा और बीटा बच्चों इस इक्वेशन के रूट है, और अल्फा और गामा इस इक्वेशन के रूट है। तो यानी कि अल्फा तो कॉमन रूट हो गया ना, ये तो आपको दिख गया, अल्फा दोनों का रूट है, तो अल्फा क्या हो गया, कॉमन रूट। अल्फा अगर कॉमन रूट है तो बताओ अपने गामा की वैल्यू, सॉरी इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई इस क्वेश्चन में, 1/9। अच्छा ध्यान से देखना, ये लैम्डा है और ये गामा है ना, ये गामा है और ये क्या है बच्चों, गामा, और ये क्या है, लैम्डा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप बताओ, जब लैम्डा ही आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन देखना क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों ये, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, ये 2/9 हो गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसके दोनों रूट निकाल दो। मैं दोनों रूट क्यों निकाल रहा हूँ देखो, क्योंकि मेरे को बीटा चाहिए, गामा चाहिए बच्चों, इसका एक रूट अल्फा था तो दूसरा रूट क्या, बीटा, दूसरा रूट निकाल लूंगा उसको बीटा बोल दूंगा, इसका भी दूसरा रूट निकाल दूंगा उसको गामा बोल दूंगा, और बस ये आंसर आ जाएगा, है ना, ये करना चाहता हूँ मैं। तो इसके फैक्टर बना लो फटाफट से, -6 और -3, तो बच्चों इसमें से 3x कॉमन ले लो, क्या बच गया 3x - 2, -1 कॉमन लोगे 3x - 2, तो x की वैल्यू आ गई एक 1/3 और एक 2/3, है ना। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करो, इसको 3x² माइनस के 10x प्लस 27 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना 1/9, तो बच्चों ये तो 3 बन गया ना, और इसके फैक्टर बना देता हूँ मैं, है ना, -9x और माइनस के x। तो अब इसमें से 3x कॉमन ले लो, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों मैथ में, अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन है स्पीड को कम कर लो, 1 से भी 0.75 कर लो, आपकी मर्जी है ना, 3 और 1/3। अब आप मेरे को बताओ, एक रूट तो कॉमन था, तो ये देखो 1/3 और 1/3 तो क्या है कॉमन, तो ये अल्फा, इसको तो क्या बोलोगे अल्फा, तो फिर ये क्या हो गया बच्चों बीटा, और ये क्या हो गया गामा, सारे आ गई वैल्यू। तो आंसर क्या दे रखा है देखो, बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा, बीटा कितना बोलो 2/3, गामा कितना बच्चों 3 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना आया था अपना 1/9, ऊपर 3 से 3 कट गया और ये 9 ऊपर भेज दो, 2 इंटू 9, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 18 आएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम फॉर पोलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखो डायरेक्ट आया, इसके ऊपर मैं भी दिखाता हूँ आपको। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है बच्चों पोलिनोमियल के लिए, कि जैसे मान लो एक पोलिनोमियल है ये, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो x-2 से, और डिवाइड करके बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। बेसिक मेथड तो क्या है, जैसे हम नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे ही बच्चों एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। इसको कर लो डिवाइड, ये लो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, -2x
माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 8, तो ये क्या आ गया -3, और ये +6 प्लस -2, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 2। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या किया करो, अगर आप x माइनस 2 से बच्चों डिवाइड करना चाहते हो तो इसको 0 पुट कर दिया करो। x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की ये वैल्यू बच्चों इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। अब जो इसका आंसर आएगा पुट करने पे वही बच्चों रिमाइंडर आएगा, समझ गए। 2 आ गया तो 2 रिमाइंडर आ गया। जैसे मान लो आप x प्लस 3 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो, तो फिर आपका आंसर पता है क्या होगा, आंसर होगा बच्चों p ऑफ x प्लस 3 को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो -3, तो p ऑफ -3 यानी कि 9 प्लस 15 प्लस 8, तो कितना आ गया बच्चों ये 32। अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना बच्चों x प्लस 3 से बेसिक मेथड से ऐसे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो 32 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों लास्ट में 32 आएगा। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो कितनी इजी लैंग्वेज के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन लिखा गया है। एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें कितने अननोन है बताओ, 2, एक बी और एक सी, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, रियल कोफिशिएंट है। एक इक्वेशन तो बच्चों ये दे रखी है अपने को इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो एक इक्वेशन तो बी और सी में यहाँ से मिल जाएगी मेरे को। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, ये कहता है पी एक्स जो है ना रिमाइंडर 5 देता है जब इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करें, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, बी और सी आ जाएंगे। बी और सी आ गए तो बच्चों क्वेश्चन खत्म। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 पी एक्स की जगह डाल दूं ये, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, कर दो सिंपल इंटीग्रेशन, x³ 3 b x² 2 और c का cx, और बच्चों लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 1, और ये 1 दे रखी है, बस 1 पुट करो, 1/3 प्लस b/2 प्लस c, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों b/2 प्लस c इक्वल टू 1 में से 1/3 गया 2/3, दोनों तरफ मेरे को लग रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ताकि ये एलसीएम लेके कट जाए। तो क्या आएगा ये 3b प्लस 6c इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 4, एक इक्वेशन आ गई बी और सी में। दूसरी इक्वेशन बच्चों बताओ कैसे आएगी, ये रिमाइंडर 5 देते हैं, जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो मतलब p ऑफ 2 5 दे रखा है, बताओ समझ गए बात आप। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है आपको, तो बस p ऑफ 2 निकालना मेरे को आता ही है, इसमें 2 पुट कर दूं, तो ये बच्चों कितना दे रखा है 5, तो 2b प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करना चाहता हूँ, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि सी वाली टर्म बच्चों डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, है ना। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से सेकंड में माइनस कर रहा हूँ बच्चों, या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, एक ही बात है। 12 में से 6 माइनस 3 माइनस करोगे कितना आ गया 9, और 6 में से 4 माइनस करोगे 2, तो p आ गया बच्चों 2/9। तो p 2/9 आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से अपना क्या है p को रख दो ना 3 इंटू 2/9 प्लस 6c इक्वल टू 4, तो 6c की वैल्यू आ गई बच्चों 4 माइनस 6/9 यानी कि 30/9। 6 से 35 टाइम्स कटेगा तो c कितना आ गया बच्चों 5/9 आ गया, ठीक है। मैंने b और c की वैल्यू निकाल दी। अब बताओ आंसर क्या है 9, आंसर मेरा आएगा 9 इंटू b प्लस सी। b देखो कितना था 2/9, और ये कितना था 5/9, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो देखने में डरावना है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये रिमाइंडर थ्योरम वाला। इसमें कहता है fx और gx दो पोलिनोमियल है, और दोनों में बच्चों ये एक रिलेशन दे रखा है अपने को, यानी कि px एक नया पोलिनोमियल है जो इस तरह से बनता है, ठीक है। ये डिविजिबल बाय है बच्चों। एक पोलिनोमियल का हम पहले हमने क्या सीखा था, रिमाइंडर निकालना सीखा था। अगर जैसे मैं आपको ये कहूँ कि x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर आपको पता है x माइनस 2 और x माइनस 3 बनते हैं। ये पोलिनोमियल बताओ क्या अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, फैक्टर से जैसे नंबर डिवाइड होते हैं वैसे ही बच्चों पोलिनोमियल भी डिवाइड होते हैं। ये x माइनस 2 क्या है इसका फैक्टर, और x माइनस 3 भी क्या है इसका फैक्टर। फैक्टर होने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसमें x को 2 डाल दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, है ना। फैक्टर से बच्चों पूरे डिवाइड हो जाएंगे तो रिमाइंडर क्या है 0 बचेगा, और अगर कोई और नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, यही तो बात है। अब ये कहता है ये जो px है ना बच्चों, ये इससे डिवाइड होता है पूरा पूरा, और आपको ये इक्वेशन देखती तो कुछ याद आ जाता है ना कि इसकी जीरोज क्या क्या है, बताओ बच्चों इसकी जीरोज क्या क्या है, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये px जो है बच्चों, px क्या है बताओ, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय इसके रूट से। जैसे ये बताओ px अगर इससे डिवाइड होता है तो इसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा, मतलब x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड होगा। या फिर आप ऐसे कह लो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, बताओ एक ही बात है, क्योंकि इसकी जीरोज अगर ये है तो बच्चों इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना। तो आप ये बात समझ गए जो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो p ऑफ
ओमेगा मैं निकालूंगा तो वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इसका पूरा पूरा फैक्टर है। जैसे x माइनस टू फैक्टर था तो फिर x की जगह मैं इसमें 2 डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा। अब की बार बच्चों ओमेगा डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा, और ओमेगा स्क्वायर डालूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। पी एक्स ये रहा, पी ओमेगा जीरो है तो x की जगह क्या डालूंगा बच्चों? ओमेगा डालूंगा। आप मेरी बात समझ लो, x की जगह मैं ओमेगा डालूंगा तो क्या आ जाएगा? जीरो। और यहाँ पे भी तो x की जगह ओमेगा डालना पड़ेगा, एफ ओमेगा क्यूब प्लस एक्स की जगह क्या डालूंगा? ओमेगा, और जी ओमेगा क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? जीरो। और ओमेगा क्यूब तो आपको पता है क्या होता है? वन होता है ना। तो बच्चों एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, किसमें? F1 और G1 में। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। F1 और G1 में एक इक्वेशन मैंने निकाल दी, एक यहाँ से आ जाएगी। फिर बताओ, इसकी वैल्यू जीरो है, पी ओमेगा स्क्वायर, यानी x की जगह क्या डालोगे? ओमेगा स्क्वायर। तो अब की बार बच्चों एक्स क्यूब फिर क्या आ जाएगा? ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। और ये भी क्या आ जाएगा? ओमेगा की पावर 6। लेकिन बच्चों अच्छी बात क्या है पता है? ओमेगा की पावर 6 भी क्या होता है? वन ही होता है ना। ये भी क्या होता है बच्चों? वन। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अपने को अब निकालना क्या है बताओ? P1 अपने को निकालना है बच्चों, P1। बता सकते हो आप P1 कैसे निकालोगे? P1 है क्या? एक बात बताओ, Px अगर ये है तो P1 क्या है जो मेरे को आंसर चाहिए? P1 है बच्चों F1। x की जगह वन डाल दो ना, प्लस में G1, यानी कि मेरे को F1 प्लस G1 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रही है। तो F1 G1 अब आप क्या सोच रहे हो कैसे निकलेगा? एक तो बच्चा ये कहता है सर G1 और F1 में दो इक्वेशन है और दोनों को सोल्व कर लो 10th क्लास वाले मेथड से और वैल्यू निकल जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वही करूंगा मैं, ठीक है। बस उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ ना, इन दोनों को एक बार मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऐड करने से मेरे को ये दिख रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। वहां से F1 और G1 में एक रिलेशन आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो आप सोच रहे हो कि इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालना, वो भी कोई बुरा मेथड नहीं है, ठीक है। मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करूंगा तो बोलो F1 और F1 2F1, इनमें से बच्चों G1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना? -1 होता है। तो ये आ गई इक्वेशन। तो 2F1 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? G1 आ गई। 2F1 की जगह बच्चों क्या आ गया? G1। अब आप मेरे को बताओ जो मेरा आंसर है वो क्या था? F1 प्लस में G1। तो G1 की जगह मैं क्या डाल दूं? G1 की जगह बताओ 2F1 लिख दूं, मतलब कि 3F1 आ गया है ना। मेरा आंसर आ गया बच्चों 3F1। अब मेरे को अगर F1 की वैल्यू मिल जाए तो बस क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे को F1 की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, या G1 की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे? ये G1 को बच्चों इसके अंदर डाल दो ना, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ आप मेरे को? F1 प्लस ओमेगा इंटू G1। मतलब ये तो बस मैनिपुलेशन की बात है कि किस में वैल्यू पुट करके कहाँ से निकालते हो। मैं G1 की जगह 2F1 डाल दूं, मैं बच्चों G1 की जगह 2F1 डाल दूं, क्या बोलो? अब दोनों में से F1 ले लो कॉमन। F1 अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 1 प्लस 2 ओमेगा। और बच्चों क्या ये 1 प्लस 2 ओमेगा जीरो हो सकता है? 1 प्लस 2 ओमेगा की वैल्यू कभी जीरो थोड़ी होती है। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? F1 को। F1 अगर जीरो आ गया तो बच्चों आंसर क्या आ गया? 3 इंटू जीरो, यानी कि जीरो इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? फाइनल आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैं कहता हूँ सिर्फ आपको ये देखते ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की याद आ जानी चाहिए कि इसके तो क्या होते हैं फैक्टर, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये दो इक्वेशन बन गई। या तो आप देखो, एक बार अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है ना तो इसको अल्फा मान लिया करो, इसको क्या मान लिया करो? बीटा, और फिर दोनों को सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चाहे F1 G1 निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन देखने में डरावना है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपको कहता है k की उन सारी वैल्यू का सेट बताओ k -1 से बड़ा है, ठीक है, और जिसके लिए इस इक्वेशन के बच्चों रियल रूट हो। पहले तो आप ये बता दो, अगर रियल रूट है तो क्वेश्चन की कंडीशन तो ये है कि इसका d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर ये क्वेश्चन बच्चों, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसने, ये थोड़ी ढंग की लिखी होती है तो ये क्वाड्रेटिक, नो डाउट क्वाड्रेटिक नहीं है, है ना। ये 4 पावर बनेगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन बना दूंगा मैं इसको क्वाड्रेटिक जैसी। अगर बच्चों ये इक्वेशन इसने ढंग से लिखी होती ना तो बस मैं सीधा इसका डी निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अब देखना, अब क्या इसका मैं ऐसे सीधा सीधा डी निकाल सकता हूँ? बहुत बड़ी बड़ी पावर है। आप एक बात बताओ, इसको और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है और इन दोनों में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं। ये तो दोनों है तो सेम खुद, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। एक बात आप सोचो, अगर आप 3x² प्लस 4x प्लस 2 को बच्चों एक नया वेरिएबल t मान लेते हो, अगर ये t है तो ये भी t है, बट ये क्या है? ये t+1 नहीं है, क्योंकि 3 को 2+1 लिख दो तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ? t+1, और ये भी क्या होगा? t+1। इससे क्वेश्चन क्या है? वो छोटा हो जाएगा, है ना, अपने को छोटा दिखाई देगा। ये कंडीशन दे रखी है अपने को। तो मैं एक बार के लिए बच्चों इसका डायरेक्ट डी नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इक्वेशन है। एक बार के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 3x² प्लस 4x
प्लस 2 को बच्चों क्या मान लेता हूँ टी। तो फिर बताओ ये पूरी चीज क्या होगी, टी प्लस 1 होगी और इसका होल स्क्वायर के प्लस 1, और ये भी क्या होगी फिर, ये टी प्लस 1 होगी और ये क्या हो जाएगी फिर बच्चों टी, हमने इसको तो टी माना है, और ये क्या होगी फिर, ये टी होगी और इसका क्या है स्क्वायर। बस अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इसको लिखो आप के प्लस 1 और इंटू टी की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करो आप, तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, और इसको टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या, इससे अलग से माइनस के, मैं ऐसा करता हूँ माइनस के की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस के टी स्क्वायर माइनस के टी, और माइनस 1 से करूंगा तो ऐसा। बताओ समझ आ गई बात। अब जो कटते हैं उसको काट दो। देखो बच्चों के टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, और क्या कट रहा है आपका, बस 2t माइनस के टी और माइनस के टी, माइनस के टी और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अच्छा ये 2t में से t गया तो t बच गया, समझ गए। अब इसमें से t कॉमन ले लो, क्या बन गया 1 माइनस के इक्वल टू -1, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 बाय के -1 लिख दूं क्या, लेकिन मेरे को t तो चाहिए नहीं ना क्वेश्चन में, मेरे को तो क्वेश्चन में जो ओरिजिनल x था वही चाहिए, तो t की जगह वापस से क्या रख दो बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 1 बाय के -1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक अब आपको नजर आने लगी कि यस ये एक क्वाड्रेटिक ही है। अब आप मेरी बात से सहमत हो, ये बच्चों इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन में दे रखी थी ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करता आंसर तब भी बच्चों सेम आता, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में टाइम बहुत लग जाता, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी फिर कुछ टर्म कटेगी, इसलिए मैंने इसको हेल्प के लिए टी मान दिया। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 हैज रियल रूट्स, और अगर बच्चों इसके रूट्स रियल है तो इसका डी क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रख दो डी क्या होता है बताओ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है देखो ये पूरा सी है कॉन्स्टेंट टर्म है ना, 2 माइनस 1 बाई के -1 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सोल्व करें, अच्छा 4 कॉमन लेके काट दूं क्या, 4 कॉमन लेके तो बच्चों काट ही दो है ना, और एलसीएम ले लो के -1, तो 2k -2 और माइनस के 1, तो 4 माइनस 3, और ये कितना आ गया बच्चों 2k -3। बस अब तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसको क्या करो आप एलसीएम ले ले पूरे में, के -1 एलसीएम ले लो, 4k -4 और अंदर -3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बोलो माइनस के 6k और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा बच्चों 9। अच्छा ये कितना हो गया -2k और +5, लेकिन मेरे को वेवी कर्व लगाने के लिए आपको पता है ना k का कोफिशिएंट दोनों जगह पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर नेगेटिव है, मैं माइनस कॉमन लेके काट देता हूँ बच्चों, लेकिन उससे फिर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो क्या इक्वेशन आ गई बताओ, 2k -1 ऊपर आ गई 2k -5 अपॉन k -1 अपॉन के -1 लेस देन 0, तो इसको तो आपको पता ही है, ये 1 आ गया, ये 5/2 प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव चाहिए, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर को इंक्लूड मत कर लेना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो 1 नहीं हो सकती, 1 से लेके 5/2 को तो इंक्लूड करोगे क्योंकि ये तो न्यूमिनेटर में है, तो 1 से लेके 5/2 क्लोज बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब बच्चों ये अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है एबीसी एपी में है, अच्छा 3 नंबर एपी में है तो आपको पता है बीच वाले नंबर का डबल और बाकी दोनों का सम इक्वल होता है ना, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेट द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज दिस वन, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, सेंट्रोइड क्या होती है बच्चों, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से क्या कर दो डिवाइड, यानी a + 2 + a डिवाइड बाय 3, और तीनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दो, और वो अपने को दे रखे 10/3, 7/3, और बस यहाँ से हम क्या है वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों किसकी, ए और बी की, और फिर इस इक्वेशन के रूट आपको अल्फा बीटा दे रखे हैं, ए और बी निकल गया तो फिर तो सब कुछ ही निकल जाएगा, ए और बी निकालना अपना पर्पज है, ठीक है। बोलो यहाँ से 2a + 2, ये 3 से 3 काट दो, इक्वल टू 10 लिख दूं क्या, तो बच्चों ए की वैल्यू तो मेरे को दिख रही है कितनी आ गई 4 आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो c + 2b, ये 3 से 3 कटेगा बच्चों कितना आएगा 7, लेकिन अपने को तो अब सी और बी की अलग अलग वैल्यू चाहिए, बल्कि मेरे को क्या वैल्यू चाहिए ए की और बी की चाहिए। अब सी कहाँ से लेके आए, सी के लिए कुछ दे रखा है क्या, सी के लिए यस ये दे रखा है ए बी सी, बच्चों अगर एपी में है तो बताओ मैं सी की जगह, क्योंकि मेरे को सी क्वेश्चन में गायब करना है, मेरे को सी नहीं चाहिए, 2b - a लिख दूं, सी की जगह क्या लिख दो बच्चों 2b - a, ये लो 4b - a की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आई थिंक 11/4 आ गई है ना, समझ गए, b की वैल्यू आ गई और बच्चों a की वैल्यू आ गई, c की निकाल सकता हूँ लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे तो इस इक्वेशन से मतलब है ax² + bx + 1 = 0, a कितना बोलो 4, b कितना बच्चों 11/4 और +1,
चाहो तो 4 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 प्लस 11x प्लस में 4, ये इक्वेशन बन गई। और इसके रूट क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा। और देख लो आपको ये एक्सप्रेशन पूछी गई है, तो यहाँ से बताओ सम ऑफ रूट्स निकाल दूं मैं, कितना आएगा बताओ, -11/16, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 4/16 या फिर 1/4। अपना आंसर कितना है बताओ, आंसर बच्चों क्या लिखा हुआ है इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा पहले ही है। अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो, -11/16 का होल स्क्वायर, ये -3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना बच्चों, 1/4। तो आंसर कितना आ गया, 121/256 -3/4। बच्चों 256 एलसीएम ले लो है ना, 121, 3 इंटू इसको 4 से डिवाइड करोगे 64 आएगा। तो 121 में से 192 घटा दो, ये आएगा आपका -71/256। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया है ना, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सेंट्रोइड से मैंने ए तो डायरेक्ट निकाल दिया, एक बी और सी में इक्वेशन बच गई, बट मेरे को सी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बी से। और ए बी सी में ये ऊपर रिलेशन दे रखा है, वहां से बच्चों मेरे को सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, बी आ जाएगा। बी आ गए तो पूरी इक्वेशन आ गई, रूट आ गए, बस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल ही देंगे है ना। तो ये बच्चों सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने जो भी 3 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो सब के सब बच्चों सोल्व कर दिए। अगर एक दो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने क्वाड्रेटिक में नहीं कवर किया, तो हो सकता है बच्चों मैं किसी दूसरे चैप्टर में कवर कर दूं, हो सकता है उसका लिंक सीक्वेंस सीरीज से हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हो, है ना। तो ये घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हम लगभग मान लो 1200 क्वेश्चन है, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, तो मैं 1195 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा है ना, और उतने मोर देन इनफ रहेंगे आपके लिए।